हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का भूगोल का जो पहला पाठ है संसाधन एवं विकास। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि संसाधनों के द्वारा किस प्रकार विकास संभव है, या किस प्रकार विकास किया जा सकता है। ठीक है, तो मैंने विकास आपको बताया था कि विकास का क्या अर्थ होता है। विकास का अर्थ होता है आगे बढ़ना या उन्नति करना। ठीक है, और हम आज जानेंगे कि संसाधनों के द्वारा किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार विकास संभव है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ। अब देखो, आप क्या है किताब में देखेंगे कि अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे और समझेंगे कि संसाधन का क्या अर्थ होता है। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। तो इसका क्या सामान्य अर्थों में क्या है कि वो सभी चीज़ें या वस्तुएं जो हमारी क्या करती है, आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में प्रयुक्त की जा सकती है, वो सब क्या कहलाती है, संसाधन। जैसे कि आपकी क्या है, आप पानी पीते हैं तो पानी भी आपके लिए क्या है, एक संसाधन है। आपकी बुक है वो आपके लिए क्या है, संसाधन है। ठीक है ना, पेन है, कॉपी है, यानी कि जिस चीज़ की आपको आवश्यकता है और वो वस्तु या चीज़ आपकी आवश्यकता की पूर्ति करती है, तो वो क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। अब हम इसकी थोड़ा विस्तृत परिभाषा जान लेते हैं। ये सामान्य परिभाषा हुई उसकी। अब हम जानते हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध वे सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति में क्या होती है, प्रयुक्त की जा सकती है, तथा जिनको उपयोग में लाने की क्या है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, संसाधन कहलाती है। ये वस्तुएं क्या होती है, यानी कि वो सभी वस्तुएं जिसकी हमें आवश्यकता होती है, लेकिन जिसको बनाने के लिए क्या है, तकनीकी भी उपलब्ध हो। ठीक है, और वो वस्तुएं हमारे लिए क्या है, आर्थिक रूप से संभाव्य एवं सांस्कृतिक रूप से क्या होती है, मान्य होती है। यानी कि हमारे पास इतना धन भी होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए कि हम उन वस्तुओं को या उन चीज़ों को क्या कर सकें, प्राप्त कर सकें और अपने उपयोग में ला सकें। लेकिन हमें क्या है, समाज द्वारा उस क्या होनी चाहिए, वो मान्य होनी चाहिए। उसको प्रयोग करने के लिए समाज के द्वारा क्या होनी चाहिए, स्वीकृति होनी चाहिए। समाज के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए उन संसाधनों के प्रयोग की। ठीक है, मानव प्राकृतिक पदार्थों के साथ प्रौद्योगिकी द्वारा अंतःक्रिया करके आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए क्या करता है, संसाधनों का प्रयोग करता है। अतः संसाधन मात्र प्राकृतिक उपहार नहीं बल्कि मानवीय क्रियाओं का क्या होता है, परिणाम होता है। इसीलिए मानव को सबसे बड़ा क्या माना जाता है, संसाधन माना जाता है, क्योंकि मानव के ज्ञान के द्वारा ही प्रत्येक प्राकृतिक पदार्थ रूपांतरण प्रक्रिया द्वारा क्या होता है, संसाधनों की श्रेणी में सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो आपने क्या देखा यहाँ पर क्या है, आपके पास एक क्या है, चित्र दिया गया है। इसमें क्या दिखाया गया है, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु। ठीक है ना, तो मानव क्या करता है, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा जो प्रकृति के साथ क्या करता है, क्रिया करता है और अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए क्या करता है, संस्थाओं का निर्माण करता है। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, बीच में आपको चित्र दिख रहा है, मानव क्या करता है, तकनीकी के द्वारा, यानी कि अपनी बुद्धि, ज्ञान और कौशल के द्वारा तकनीकी का प्रयोग करके प्रकृति के साथ क्रिया करता है और विभिन्न संस्थाओं का निर्माण करता है, और इन संस्थाओं के द्वारा संसाधनों का निर्माण किया जाता है और उन संसाधनों का हम क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या आप भी अन्य बहुत से लोगों की तरह संसाधनों को प्राकृतिक उपहार समझते हैं। ऐसा नहीं है। संसाधन क्या है, मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। मानव स्वयं क्या है, संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव का जो ज्ञान होता है, कौशल होता है, उसकी बुद्धि होती है ना, उसके द्वारा क्या होता है, संसाधनों का निर्माण होता है। और संसाधन मानव क्या है, स्वयं एक
महत्वपूर्ण संसाधन है। वे पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों की संसाधनों में क्या करते हैं, मानव परिवर्तित करते हैं। यानी कि जो हमारे आसपास पर्यावरण का मैंने तुम्हें अर्थ बताया था कि पर्यावरण किसे कहते हैं, परिधन आवरण, हमारे चारों ओर हमारे आसपास का जो वातावरण होता है या हमारे आसपास की जो भी वस्तुएं, पदार्थ, जो भी चीज़ें होती है वो हमारे पर्यावरण का क्या होता है, एक हिस्सा होता है। ठीक है। तथा मानव क्या करता है, इन पर्यावरण में पाए जाने वाले जो भी पदार्थ होता है उनको क्या करता है, संसाधनों में परिवर्तित करते हैं। ठीक है ना। जैसे आपने देखा होगा कि आपके पास के आसपास क्या जंगल पाए जाते हैं, है ना, घास के वो क्षेत्र पाए जाते हैं, तो आपके माँ बाप क्या करते हैं, जंगलों से लकड़ी लाते हैं। तो लकड़ी क्या है, आपके लिए ईंधन का प्रयोग करती है, तो वो भी क्या है, एक आपका महत्वपूर्ण संसाधन है। तो क्या करता है, मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को क्या करते हैं, संसाधनों में परिवर्तित करते हैं तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे संसाधनों का वर्गीकरण किया गया है कि संसाधन कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सामान्यतः संसाधन कितने, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। तो सामान्यतः संसाधन क्या होता है, सामान्य वर्गीकरण देखें अगर हम संसाधनों का, तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन, और एक है नवीकरणीय संसाधन और एक अनवीकरणीय संसाधन। ये इनका क्या है, संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण। अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। ये वो संसाधन होते हैं जो प्रकृति द्वारा हमें क्या होते हैं, निःशुल्क उपहार स्वरूप प्राप्त हैं। जैसे सूर्य ताप हो गया, भूमि, जल, वायु, वन, वन्य जीव, खनिज, ऊर्जा स्रोत आदि, ये सब क्या हैं, प्राकृतिक संसाधन। ये प्रकृति के द्वारा हमें क्या है, निःशुल्क प्राप्त हैं। ठीक है। ये संसाधन जैविक जैसे वनस्पति, वन, जीव जंतु तथा अजैविक जैसे खनिज, जल, मृदा, ये 2 प्रकार के होते हैं प्राकृतिक संसाधन भी। अब हम देखेंगे कि मानव निर्मित संसाधन क्या होते हैं। मानव निर्मित का मतलब होता है मानव द्वारा जो बनाए गए हैं। जैसे मानव द्वारा निर्मित संसाधनों को मानवकृत संसाधन कहा जाता है। जैसे क्या हो गई, आपने देखा होगा आपके घर होते हैं, भवन होती है, सड़कें होती हैं, रेल मार्ग, कृषि फार्म, कारखाने, औद्योगिक संस्थान, है ना, ये सब क्या करते हैं, ये मानव बनाते हैं। ठीक है ना। तो जो मानव द्वारा जो भी बनाए जाते हैं, आपके घर में भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे पंखा हो गया, टेबल, कुर्सी, है ना, तो वो उन चीज़ों की आपको आवश्यकता होती है। ठीक है। तो वो क्या है, मानव द्वारा निर्मित संसाधन है। ठीक है। अब है नवीकरणीय संसाधन। नवीकरण का अर्थ होता है जिनको नवीकरण यानी जिन्हें क्या हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो एक बार उपयोग कर लिए जाने के उपरांत क्या होता है, स्वतः पुनः बन जाते हैं। जैसे पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि इसी श्रेणी में आते हैं, यानी कि वो फिर से नवीन हो सकते हैं, फिर से बन सकते हैं। ठीक है। अनवीकरण संसाधन का अर्थ होता है अमान्य नहीं। ठीक है। नवीन या जिनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे क्या होता है, यानी कि उनको एक बार उपयोग में लाएंगे तो वो सदैव के लिए क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं तथा उनका फिर से उत्पादन नहीं किया जा सकता। जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल आदि इसके क्या हैं, मुख्य उदाहरण है। तो ये क्या है, संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण। अब हम जो आपकी बुक में जो संसाधनों का वर्गीकरण दिया गया है वो निम्न प्रकार है। नंबर 1 है उत्पत्ति के आधार पर। इसमें कौन से संसाधन आएंगे, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। दूसरा है समाप्यता के आधार पर नवीकरण योग्य और अनवीकरण योग्य संसाधन। तीसरा है स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। चौथा है विकास के स्तर के आधार पर। इसमें कौन कौन से संसाधन आते हैं, संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश। अब हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। इसमें कौन कौन से जैव संसाधन और अजैव संसाधन। जैव का मतलब आप समझ गए होंगे, जिनमें क्या होता है, जीवन होता है। जैव का मतलब जीवन। ठीक है। तो इन संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इसमें क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। जैसे मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन आदि। यानी कि जिन जीवधारियों में जीवन होता है ना, इसका वो सब क्या हो गए,
पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट पतंगे, जो भी जिनमें जीवन है वो क्या हो गए, हमारे जैव संसाधन हो गए। ठीक है, अजैव का मतलब होता है जिनमें जीवन नहीं है या निर्जीव संसाधन। वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं अजैव संसाधन कहलाते हैं। उदाहरणार्थ चट्टानें और धातुएं, यानी कि कंकड़, मिट्टी, पत्थर, जिनमें क्या होता है, जीवन नहीं होता। विभिन्न प्रकार की धातुएं, खनिज पदार्थ, ये सब क्या हो गया, वो अजैव संसाधन है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि समाप्यता के आधार पर कि जो संसाधन समाप्त हो सकते हैं और जो नहीं हो सकते हैं। इसमें कौन कौन आ जाएगा, नवीकरण योग्य संसाधन और अनवीकरण योग्य संसाधन। अनवीकरण योग्य संसाधन में क्या हैं, वे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है, उन्हें क्या कहेंगे हम, नवीकरण योग्य, यानी कि जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है। उदाहरणार्थ क्या हो गया, जैसे सौर तथा पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीव, ये सब क्या आ गए, ये नवीकरणीय संसाधन में आते हैं। इन संसाधनों को सतत अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि अनवीकरण योग्य संसाधन, वे संसाधन जिनको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन संसाधनों का विकास क्या होता है, एक लंबे भू वैज्ञानिक अंतराल में होता है। और ये संसाधन कैसे प्राप्त किए जाते हैं, जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनमें कौन आता है, कोयला, है ना, डीजल, पेट्रोल आदि, ये अनवीकरण योग्य संसाधन जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप क्या है, आपको डीजल या पेट्रोल को एक बार अगर अपनी गाड़ी में डालेंगे तो दोबारा क्या है, वो तो गैस धुआं बन के उड़ जाता है, उसको आप फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इनका निर्माण कैसे होता है, लाखों वर्षों के बाद, है ना, भूमि के अंदर से निकाले जाते हैं और ये जीवाश्म ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्म का मतलब होता है जीवों के अंश, यानी कि जो जीव जंतुओं के या वनस्पतियों के जो अंश, सड़े गले अंश होते हैं भूमि के अंदर दबे हुए, उनका वो क्या है, इनको बनने में क्या है, लाखों वर्ष लगते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम क्या है, पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन, है ना, मालिकाना हक के आधार पर। ठीक है, तो ये संसाधन कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि जिन संसाधनों पर किसी व्यक्ति विशेष का क्या होता है, हक होता है। ये जो जिन संसाधनों पर कोई व्यक्ति विशेष जिनके मालिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। जैसे निजी व्यक्तियों के स्वामित्व में होते हैं ये संसाधन। बहुत से किसानों के पास जैसे सरकार द्वारा आवंटित भूमि होती है। अब व्यक्तिगत संसाधन जैसे आपके घर हो गए, आपकी गाड़ी हो गई, है ना, आपकी जो पशु हो गए, वो आपके क्या हैं, व्यक्तिगत है, उन पर आपका क्या है, व्यक्तिगत अधिकार होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन क्या होते हैं, ये संसाधन समुदाय के सभी सदस्यों को क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, यानी कि जिन संसाधनों पर समुदाय के लोगों का क्या होता है, हक होता है, या वो उसका उपयोग कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता में प्रयोग कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। गांव की जो चारण भूमि होती है, शमशान भूमि होती है, तालाब इत्यादि होते हैं गाँव में, उन पर क्या है, उस गाँव के सभी लोगों का क्या होता है, अधिकार होता है, हक होता है। और नगरीय क्षेत्रों में जो सार्वजनिक पार्क होते हैं, पिकनिक स्थल होते हैं, खेल के मैदान, वहाँ पर रहने वाले सभी लोग उसके लिए क्या, उसका उपयोग कर सकते हैं या उनको अपनी आवश्यकता के अनुसार प्रयोग कर सकते हैं। तो ये क्या हो गए, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन। अब हम देखेंगे कि राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन क्या कौन होते हैं, यानी कि राष्ट्र का मतलब होता है देश। देश के भीतर या देश के अंदर जो भी संसाधन होते हैं वो उस राष्ट्र की क्या होती है, संपत्ति होती है। चाहे वो हमारे घर भी हैं या हमारी भूमि है, तो उस पर क्या होता है, राष्ट्र का अधिकार होता है। तकनीकी तौर पर देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन क्या कहलाते हैं, राष्ट्र। किसी भी देश में जो भी संसाधन पाए जाते हैं उस पर उस राष्ट्र का क्या होता है, अधिकार होता है। देश की सरकार को कानूनी अधिकार है कि वह
व्यक्तिगत संसाधनों को भी आम जनता के हित में अधिग्रहित कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि सड़कें, नहरें और रेल लाइनें, जब कभी आपके क्षेत्र में कोई सड़क बनाई जाती है, नहर बनाई जाती है, किसी प्रकार की रेल लाइन बिछाई जाती है, तो आपकी जो व्यक्तिगत भूमि होती है सरकार क्या करती है, पैसे देकर उसको अधिग्रहित कर सकती है, ठीक है ना। और क्योंकि वो सार्वजनिक हित के लिए क्या करती है, सड़कों का निर्माण करती है, नहरें बनाती है, जिससे क्या है, सभी लोगों का क्या होता है, भला होता है, ठीक है। शहरी विकास प्राधिकरणों को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। सारे खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन, वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी जो भूमि होती है, और 12 समुद्री मील, यानी कि आपकी जो भूमि है उससे क्या समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील तक क्या कर सकते हैं, लगभग 22.2 किलोमीटर जो आपका समुद्र तट वाला जो क्षेत्र होता है, उससे आप अगर क्या है, जैसे ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है और ये क्या है आपका, ठीक है, ये आपका समुद्र हो गया इधर से, तो इधर से 12 समुद्री मील यहाँ तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 22.2 किलोमीटर तक ये क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। ये यहाँ तक की जो सीमा होगी, ये समुद्र के अंदर भी 22.2 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र होगा समुद्र के अंदर, वो क्या होगा, उस राष्ट्र की या किसी भी देश का क्या है, वो उस पर क्या होगा, हक होगा। और उसमें पाए जाने वाले जो भी संसाधन होंगे वो क्या कहलाएंगे, राष्ट्र की संपदा या राष्ट्र की संपत्ति कहलाएंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं संसाधनों को नियंत्रित करती है। तट रेखा से 2 समुद्री मील की दूरी, यानी कि आपने ये देखा हमारा देश भारत है, और यहाँ से आपने क्या देखा, 12 समुद्री मील तक तो क्या है, ये राष्ट्रीय संपदा में आ गया। लेकिन अगर यहाँ से आगे जाएंगे और 200 समुद्री मील, ठीक है, 200 समुद्री मील से परे का जो क्षेत्र होगा वो क्या कहलाएगा, वो समुद्र के अंदर 200 समुद्री मील तक जाने के बाद का जो क्षेत्र होगा, उस पर किसका अधिकार होगा, उस पर हमारा अधिकार है, किसी देश का अधिकार नहीं, उस पर क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अधिकार होंगे। और अगर हम इस दूरी के से आगे कुछ करना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, या संसाधनों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं या अंतर्राष्ट्रीय जो संघ है उससे क्या करना पड़ेगा, स्वीकृति लेनी पड़ेगी या सहमति लेनी पड़ेगी, तभी हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, संसाधनों का दोहन कर सकते हैं। यानी कि इस क्षेत्र पर किसका अधिकार होगा, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का, ठीक है। और इन संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के बिना हम उपयोग में नहीं ला सकते। अब हम अगला जो वो वर्गीकरण है संसाधनों का, वो कौन सा है, विकास के स्तर के आधार पर। अब इसमें कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं, संभावी संसाधन, यह वे संसाधन है जो किसी प्रदेश में विद्यमान होते हैं परंतु इनका उपयोग नहीं किया गया। इन संसाधनों के अंतर्गत वो संसाधन आते हैं जो किसी क्षेत्रीय प्रदेश में विद्यमान तो होते हैं परंतु उनका उपयोग नहीं किया गया। जैसे हम क्या देखते हैं कि भारत के जो पश्चिमी भाग है, विशेषकर राजस्थान और गुजरात में पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का क्या है, अपार संभावनाएं बहुत मात्रा में वहाँ पर उपलब्ध है, लेकिन हमने इसका अभी तक सही ढंग से इसका वहाँ पर विकास नहीं हुआ है, जिससे हम इन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। ये हो गई संभावी, इनकी संभावना है, ये संभावी है, ये हमारे देश में वर्तमान में पाए जाते हैं, लेकिन अभी हम इनका क्या है, सही ढंग से हम इनका विकास नहीं कर पाए हैं। अब हम देखते हैं कि विकसित संसाधन क्या हो गए, जिनके विकसित का मतलब आप समझ गए होंगे कि जिनका क्या हो चुका है, विकास हो चुका है। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा क्या है, निर्धारित की जा चुकी है। जैसे कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, इन संसाधनों का क्या हो रहा है, हमारे देश में दोहन हो रहा है और वे इनका क्या किया जा चुका है, सर्वेक्षण किया जा चुका है और इनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी क्या हो चुकी है, निर्धारित हो चुकी है। और ये क्या कहलाते हैं, विकसित संसाधन कहलाते हैं, ठीक है। और इनका जो विकास है वो किस पर निर्भर करता है, तकनीकी या प्रौद्योगिकी और
संभाव्यता के के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, अब अगला है भंडार, या इसके अंतर्गत वे संसाधन आते हैं जो पर्यावरण में उपलब्ध हुए पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति कर सकते हैं, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि इनका हमारे पास भंडार है, लेकिन हमारे पास क्या है, उपयुक्त प्रौद्योगिकी अभी उपलब्ध नहीं है, जिससे हम इनका दोहन नहीं कर पा रहे हैं और अपने उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, परंतु उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से या मानव की पहुंच से क्या है, ये संसाधन अभी बहुत दूर है या बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल दो गैसों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या है, यौगिक है। आपने देखा होगा जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो जल क्या है, दो यौगिकों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है ना, परंतु हाइड्रोजन ऊर्जा का क्या है, मुख्य स्रोत बन सकता है, लेकिन इस उद्देश्य से इसका प्रयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत, यानी कि हम इसका क्या है, सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास अभी क्या है, उन्नत तकनीक का अभाव है। हमारे पास इतना ज्ञान उपलब्ध नहीं है, इतनी तकनीकी अभी उपलब्ध नहीं है, जिससे हम क्या है, हाइड्रोजन का ऊर्जा के रूप में क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें। ठीक है ना, अब हम देखेंगे कि संचित कोष, इसके अंतर्गत कौन से संसाधन आते हैं। इसके अंतर्गत यह संसाधन भंडार का ही क्या है, एक हिस्सा है, जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। इनका उपयोग भविष्य में आवश्यकता पूर्ति के लिए किया जा सकता है। नदियों के जल को विद्युत पैदा करने में प्रयुक्त किया जा सकता है, परंतु वर्तमान समय में इसका उपयोग सीमित पैमाने पर ही हो रहा है। इस प्रकार बांधों में जल, वन आदि संचित कोष है, जिनका उपयोग भविष्य में किया जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि हमारे पास क्या है, इस भंडार का क्या, इन संसाधनों का क्या है, भंडार है, संचित कोष उपलब्ध है, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, वर्तमान में सीमित मात्रा में ही इन संसाधनों का क्या कर रहे हैं, दोहन और उपयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, ताकि हम क्या है, भविष्य में इनका क्या कर सकें, उपयोग किया जा सके इनको भविष्य में। ठीक है, इनका और अधिक उपयोग किया जा सके, और हम इनका क्या कर रहे हैं, आवश्यकता अनुसार सीमित मात्रा में ही इन जल, वन आदि को क्या कर रहे हैं, अपने उपयोग में ला रहे हैं और संसाधनों के रूप में परिवर्तित कर इनका उपयोग किया जा रहा है। और इसीलिए और वर्तमान समय में इनका क्या है, जैसे विभिन्न प्रकार के बांधों से क्या है, ऊर्जा प्राप्त की जा रही है, क्योंकि हमारे पास क्या है, जल की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन हमने क्या है, इनको संचित कोष के रूप में रखा है, ताकि जब हमें भविष्य में कभी इनकी अधिक आवश्यकता हो तो हम इनका क्या है, उपयोग कर सके संसाधनों के रूप में। ठीक है, अब आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा संसाधन किसे कहते हैं और संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब आशा है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम अगली वीडियो में क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम संसाधनों का विकास किस प्रकार संभव है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।